नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा बताएंगे आपको समसीमांत उपयोगिता नियम। इससे पहले हमने आपको सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बताया था। तो ये जो इस वीडियो में हम आपको समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बताएंगे, जो सीमांत उपयोगिता नियम से एक कदम आगे है। एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आमदनी के व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए उसे समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय करना होता है। समसीमांत उपयोगिता नियम को अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, व्यय में मितव्ययता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम अथवा आमदनी के आवंटन का नियम आदि। इसे उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम इसलिए कहा गया है कि उपभोक्ता एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित करके अपना संतोष बढ़ाता है। इसे व्यय में मितव्ययता का नियम इसलिए कहा गया है कि इसका पालन करके उपभोक्ता अपने व्यय में किफ़ायत करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसे आमदनी के आवंटन का नियम इसलिए कहा गया है कि इसके माध्यम से दी हुई आमदनी का विभिन्न वस्तुओं पर सर्वोत्तम आवंटन किया जाता है। सरल शब्दों में इस नियम को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोग बराबर या लगभग बराबर हो जाए। ऐसा करने से ही वह अपना संतोष अधिकतम कर सकेगा। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता अपने संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। तो ये नियम क्या है, इसको वापस दोहराते हैं कि एक विवेकशील व्यक्ति होता है, वो अपनी इनकम को इस प्रकार खर्च करेगा, विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो अधिकतम हो जाएगी। क्योंकि इस नियम में एक को दूसरी जगह प्रतिस्थापित किया जाता है, इस वजह से प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। मितव्ययता का नियम इस वजह से कहा जाता है, इसमें सेविंग होती है, बचत होती है। संतुष्टि, इस नियम के आधार पर अगर उपभोक्ता खर्च करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अब पढ़ते हैं इस नियम की मान्यताएं। क्या क्या मान्यताएं हैं? तो इसकी निम्नलिखित मान्यताएं। नंबर 1, उपभोक्ता की आमदनी स्थिर रहती है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता की जो आमदनी है वह न तो बढ़ती है और न ही घटती है। उसकी आमदनी फिक्स होती है और वो फिक्स आमदनी को विभिन्न वस्तुओं पर अपने विवेक के आधार पर उसको व्यय करता है। अगर उसकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्यों विवेक के अनुसार खर्च करेगा, फिर तो वो अलग तरह से खर्च करेगा। अगर उसकी आमदनी नहीं है तो वो उसको अलग प्रकार से खर्च करेगा। दूसरी जो मान्यता है वो ये है, तो कहने का मतलब पहले आमदनी में यह हुआ कि उसकी अगर ये नियम लागू नहीं होगा अगर उसकी आमदनी घट जाती है या बढ़ जाती है। ये नियम जब भी लागू होगा जब उसकी आमदनी स्थिर हो जाती है। दूसरी है, जिन वस्तुओं का वह उपभोग करना चाहता है उनकी कीमतें भी स्थिर ही रहती है। इसका कारण यह है कि अपनी खरीद की मात्रा में वह परिवर्तन करके कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता। उसे तो दी हुई कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की मात्रा ही निश्चित करनी होती है। उपभोक्ता के सभी अधिमान व पसंदें उसके उपयोगिता वक्रों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो एक विशेष अवधि के लिए दिए हुए होते हैं। अगली मान्यता नंबर 4, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यय के साथ साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं बदलती। 100 रुपये उसके पास है, पहले रुपये खर्च किया, उपयोगिता कम रहती है। 99 रुपये उसके पास बचे रहते हैं। जो 80 रुपये खर्च किए और उसके पास 20 रुपये बचते हैं। 95 रुपये खर्च, 5 रुपये, तो ऐसा नहीं, 5 रुपये की भी सीमांत उपयोगिता वही रहती है जो उसकी 1 रुपये की है। तो जो व्यय करता जाता है सीमांत उपयोगिता नहीं बदलती। और नंबर 5, एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे भोजन के समय किसी उपभोक्ता के लिए चपातियों की उपयोगिता का विवेचन करते
समय हमने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि मिठाई की मात्रा पर विचार नहीं करेंगे। ऐसा अध्ययन की सुगमता के लिए किया जाता है। यदि हम भोजन के समय उपभोक्ता को दी जाने वाली मिठाई की मात्रा के घटने-बढ़ने का प्रभाव चपातियों की सीमांत उपयोगिता पर देखने लग जाएंगे, तो विश्लेषण अत्यंत ही जटिल और पेचीदा हो जाएगा और इसका हम सही विवेचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम वस्तु की उपयोगिता सारणी को दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र मानते हैं, जो दोनों एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन आपको बता दें, व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे से इफेक्ट डालेगा। मिठाई की मात्रा ज़्यादा खाएगा तो चपाती की मात्रा पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मिठाई की उपयोगिता अलग, चपाती की उपयोगिता अलग होती है। उपभोक्ता कई प्रकार की वस्तुओं को उपभोग करता है। एक वस्तु की उपयोगिता पर विचार करते समय उस पर अन्य वस्तुओं के उपभोग पर प्रभाव नहीं देखा जाता। यह मान्यता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना उपयोगिता का अध्ययन काफ़ी जटिल हो जाता है। इन मान्यताओं के आधार पर हम समसीमांत उपयोगिता का नियम का अध्ययन करेंगे। ये मान्यताएं होने पर ही समसीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस नियम को प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रस्तुत की गई क्या परिभाषा दी है, देखिए। प्रोफेसर मार्शल का विचार है कि यदि एक व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह कई उपयोगों में लगा सकता है, तो वह इसे इन उपयोगों में इस प्रकार से विभाजित करेगा कि सभी तरफ इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। यदि एक की उपयोगिता किसी दूसरी उपयोगिता से उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, तो वह एक उपयोग में से इसकी कुछ मात्रा निकाल कर इसे दूसरी इकाई में लगाकर लाभान्वित हो सकेगा। प्रोफेसर मार्शल ने सब सीमांत उपयोगिता नियम के विवेचन में निम्न बातें बताई हैं। नंबर 1, एक वस्तु को कई उपयोग में लगाया जा सकता है। पहली, एक वस्तु को कई उपयोगों में लगाया जा सकता है। नंबर 2, सभी उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समान करनी होती है। नंबर 3, यदि विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समान नहीं है, तो एक उपयोग से वस्तु की कुछ मात्रा निकाल कर दूसरे उपयोग में लगानी होती है, ताकि सभी उपयोगों में सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, समान हो जाए। मार्शल के समसीमांत उपयोगिता नियम का स्पष्टीकरण बहुत ही सरल प्रतीत होता है। हम नीचे में आपको बताएंगे एक सारणी के द्वारा कि किस प्रकार ये नियम को क्लियर करते हैं, समझाने की हम कोशिश करते हैं। कोशिश करता हूँ आपको समझाने की भाई, कि मान लीजिए 2 वस्तुएं दे रखी हैं, 2 वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता दे रखी है। 2 वस्तु आम और आंवला, ठीक है। उसके पास 7 रुपये हैं। 7 रुपये को वह आम और आंवले पे किस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो हम आपको एक बताते हैं। आंवले की 1 रुपये अगर आंवले पे खर्च करते हैं तो उसे 42 रुपये उपयोगिता मिलती है आम पे, और आंवले पे 32 रुपये 32 इकाई की उपयोगिता मिलती है। 1 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो आम से जो उपयोगिता घटकर 35 रह जाती है, आंवले से 30 रह जाती है। 30 रुपये खर्च करेंगे तो आम से रह जाती है 30 और आंवले से हो जाती है 28, और चौथे खर्च करेंगे तो आम से 28 और आंवले से 18 रह जाते हैं। 5 रुपये पे 20 और 30 10 है, और छठे पे 15 और 5 है। इस प्रकार इनकी उपयोगिता है। वापस दोहरा देते हैं, लिख लीजिए आप इसको। आम की सीमांत उपयोगिता इस प्रकार है। पहले रुपये पे 42, दूसरे पे 35, तीसरे पे 30, चौथे पे 28, पाँचवें पे 20 और छठे पे 15। और आंवले की लिख लीजिए आप। पहले पे 32, दूसरे पे 30, तीसरे पे 28, चौथे पे 18, पाँचवें पे 10 और छठे पे 5 इकाई। उसके पास 7 रुपये वो किस प्रकार खर्च करेगा, तो निश्चित तौर पर पहले रुपये वो आम पे खर्च करेगा, जैसे 42। दूसरा रुपये वह भी आम पे खर्च करेगा। दूसरे रुपये से क्योंकि आम से उसे 35 मिलती है और आंवले से 32 ही मिलता है। 30 रुपये वो आंवले पे खर्च करेगा, क्योंकि 30 और 32 का डेटा आ जाए तो 32 से ज़्यादा। चौथा रुपया वो दोनों पे खर्च कर सकता है, आंवला पे और आम पे। और इस प्रकार वो
₹7 में से ₹4 आम पे खर्च करेगा, सारणी में आप देख लीजिए, खुद ही मैंने आपको लिखाई थी अभी सारणी, उस पर देख लीजिए, और ₹3 वो आंवले पर वो खर्च करेगा। उससे इस प्रकार उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, 225 इकाइयों के बराबर प्राप्त होगी। आंसर इसका 225 आएगा, कन्फर्म कर लीजिए इसको। ₹34 के व्यय से प्राप्त आम में उसे 28 इकाई के बराबर उपयोगिता मिलेगी। जो आंवले पर व्यय किए गए ₹30 से 28 इकाई उपयोगिता के बराबर होती है। मान लीजिए वो ₹1 आम से हटाकर आंवले पर खर्च कर देगा तो उसे 10 इकाइयों का नुकसान होगा। इस प्रकार यदि वह ₹1 आंवले से हटाकर इस पर खर्च कर देगा आम पे, तो उसे 8 इकाइयों की हानि होगी। कहने का मतलब इससे न तो कम खर्च करता है नहीं ज़्यादा, उससे अधिकतम में उसकी उपयोगिता में उसको हानि होगी। इस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे ₹4 आम पर और ₹3 आंवले पर खर्च करने ही चाहिए। धन्यवाद।